हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का ये है बच्चों लेक्चर 7, जो कि आपका लास्ट लेक्चर होगा। और ये इस चैप्टर का ही नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने अब तक आपके जितने भी लेक्चर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी में लिए हैं मैंने, वो सारे के सारे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये आज हमारा आखिरी लेक्चर है। इसको पढ़ाने के बाद आपकी पूरी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चों रैप अप हो जाएगी। तो देखो आज हमें क्या पढ़ना है। देखो एक तो हमें पढ़ना है बेटा किडनी, लिवर और जीआई ट्रैक्ट। आपको पता है एक तो होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जिनका कोर फोकस, जिनका प्राइम जो काम है, प्राइम फंक्शन उनका एक ही है भैया, हार्मोन्स बनाने हैं। दूसरे होते हैं उनके अदर फंक्शन है, बट वो हार्मोन्स भी सीक्रेट कर देते हैं। तो ऐसी जो बेटा जो कुछ टिश्यूज होते हैं, इनको आप कहते हो नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। या फिर एनसीईआरटी कहती है कि भैया ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ही नहीं, ठीक। जैसे कि बेटा आपका किडनी हो गया, लिवर हो गया, जीआई ट्रैक्ट हो गया, इनके हॉर्मोन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बेटा मैकेनिज्म देखेंगे हार्मोन एक्शन का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, अब तक मैं वैसे बताता आया हूं जहां जहां एनसीईआरटी ने मेंशन करा था कि किस हार्मोन का कौन सा नेचर है, बट मैं आज आपको सारे के सारे हार्मोन्स का नेचर लिखा दूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर ये अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। आपने अब तक सिर्फ ये जाना कि भैया जो हार्मोन्स होते हैं वो इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल में क्या ले जा रहे हैं बेटा, मैसेज ले जाने का काम कर रहे हैं। ये काम होता है किसका, आपका हार्मोन का। अब ये करता किस तरीके से वो आप आज के लेक्चर में जानोगे। और अगर किसी भी बच्चे को आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो उसे मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलो आओ देखो। चलो देखो अब जरा ध्यान से, अब जरा सुनना। आपने अब तक जो जितनी भी बच्चों ग्लैंड्स पढ़ी वो एक्चुअली में ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी। अभी अभी मैंने बता दिया क्या होती है। कुछ होती है नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर आप कह सकते हो कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया उनका प्राइमरी फंक्शन हार्मोन रिलीज करना नहीं है। लिवर का बेटा जो है डाइजेशन से रिलेटेड काम है, ठीक है, और भी काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्राइमरी फंक्शन है भैया कि वो हार्मोन ही बना रही है, नहीं। समझ रहे हो? किडनी, किडनी का फंक्शन आपको पता है बच्चा, किडनी क्या करती है पूरे के पूरे, मैंने आपको सारा का सारा बता रखा है किडनी से रिलेटेड। आपको पता है वो फिल्टर करने का काम करती है, यूरिन फॉर्म करती है। उसका प्राइमरी काम तो अलग है ना, उसका प्राइमरी काम ये थोड़ी है आपका क्या करना, हार्मोन बनाना, बल्कि वो फिर भी हार्मोन बना देती है, ठीक। तो इसी तरीके से आप जो है आप पढ़ने वाले हो। एक आप पढ़ोगे बेटा जीआईटी के बारे में, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। चलो आओ देखो, अब आप हेडिंग डालोगे बच्चों, फिर एक एक करके मैं सारे के सारे, किडनी में भैया कौन सा हो रहा है, आपके हार्ट में कौन सा हार्मोन, हार्ट का हार्मोन तो आपने पढ़ रखा है, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। तो अब आप यहां पर हेडिंग डालेंगे हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, कॉमा किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। चलो आओ देखो। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना। अब सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं कि भैया कुछ ऐसे जो है बच्चों हार्मोन्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं कुछ टिश्यूज, जो कि आपके क्या नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक। उन्हीं को आप कह रहे हो बेटा हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, राइट। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि भैया ये जो हार्ट का हार्मोन है, किडनी का हार्मोन है, जो आप बेटा जीआईटी में 4 हार्मोन पढ़ोगे, वो उन सारों का सारों, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया उनका नेचर क्या है, तो भैया सारे के सारे जो है प्रोटीन है नेचर के अंदर। सारे के सारे कैसे हैं, प्रोटीन है नेचर में। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो मैं इसलिए लिख देता हूं, तो आप लिखोगे ऑल आर, आप लिखोगे यहाँ पर ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर।
ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, अरे यार इन नहीं लिखा क्या, ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, यानी कि ये जो हार्मोन्स है इनका जो नेचर है वो बेटा क्या है, प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन से मिलके ये बने हैं। ठीक, अब आप जो है यहाँ पर लिखना शुरू करोगे। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय सम टिश्यूज। तो भैया कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं इन ऑर्गन्स के जो कि बेटा क्या बना रहे हैं, आपके हॉर्मोन्स बना रहे हैं। और उनको आप क्या नहीं कहते हो, उनको आप नहीं कभी भी ये नहीं कहोगे कि भैया ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे आप लिखोगे विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और भैया ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है कि भैया हार्ट, किडनी, जीआईटी के जो टिश्यूज हैं जो हॉर्मोन्स बनाते हैं, क्या वो एंडोक्राइन ग्लैंड है? नहीं बेटा, वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। बताओ यहां तक क्या आपको समझ में आ गया सारी की सारी चीजें? मैं हटूं, एक बार आप क्या करोगे, इसको बच्चों नोट कर लोगे। आप पॉज करो और इसको नोट कर लो। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं हार्ट, किडनी और जीआईटी सारे के सारे हॉर्मोन्स की बात करने वाला हूं। नोट कर लिया? चलो आओ देखो। अब आप आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें आप डालोगे सबसे पहले हार्ट। नंबर 1 डालो आप हार्ट। अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। क्या आपको रास मैकेनिज्म याद है, हाँ या ना? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रास मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होता था? तब बच्चों जीएफआर कम हो जाता था, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता था, तो उसको वापस लाने के लिए रास मैकेनिज्म एक्टिव होता था। और कभी कभी रास बेटा हाइपर एक्टिव हो जाता था, ठीक है, हद से ज्यादा, समझ रहे हो? तो उससे क्या होता था, बीपी बढ़ जाता था, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए खतरनाक होता है। तो इसी को टैकल करने के लिए जो हार्ट की बेटा एट्रिया होती है, जो हार्ट की बेटा वॉल है, क्या नाम है उसका? एट्रिया। तो जो एट्रिया है आपके बच्चों, आपको पता है एट्रियम और वेंट्रिकल्स, तो जो एट्रिया की वॉल होती है वो क्या करती है, वो सीक्रेट करती है एक हार्मोन को, जिसको आप कहते हो बेटा ANF, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। वो ANF क्या करता है बेटा, वो जो है आपके रास के अगेंस्ट में काम करता है। कैसे अगेंस्ट में काम करता है? ये क्या करता है, ये करता है बच्चा वैसो डायलेशन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उनका क्या करता है, अगर उनका साइज पहले इतना था तो उसको इतना कर देता है, यानी कि डायलेशन कर देता है, जिससे कि उसका बीपी क्या हो जाए बच्चा, कम हो जाए। तो इस तरीके से जो है आपका ANF काम करता है। तो ANF कब आपका रिलीज होगा? जब आपका बेटा GFR बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप कह सकते हो जब आपका रास मैकेनिज्म जो है वो कैसा हो चुका है, आपका हाइपर एक्टिव हो चुका है। ठीक, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? तो आप यहां पर लिखोगे जो हार्ट की एट्रियल वॉल होती है, एट्रिया की जो वॉल होती है, एट्रियल वॉल क्या करती है? एट्रियल वॉल आपकी सीक्रेट करती है, एट्रियल वॉल आपकी बच्चों सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट कर रही है? एट्रियल वॉल सीक्रेट कर रही है आपका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और मैंने बच्चों ये इन डिटेल पढ़ाया था किसके अंदर, आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, मैंने आपको नेम का मीनिंग भी बहुत अच्छे से समझा था, इसको यही क्यों कहते हैं। अब देखो मैं वापस नहीं दोहराऊंगा वो सारी चीजें, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, कब जो है ये बेटा रिलीज होगा? तो आप यहाँ यहाँ जो है ब्रैकेट में लिखोगे रिलीज व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई, रिलीज व्हेन ब्लड प्रेशर जो है आपका बच्चा हाई हो और आपका रास जो है हाइपर एक्टिव हो चुका हो। रास मैकेनिज्म कैसा हो चुका हो? हाइपर एक्टिव। रास मैकेनिज्म हाइपर एक्टिव। तो तब जो है आपका कौन सा फैक्टर रिलीज होता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, हाइपर एक्टिव। अब जैसे ही ये रिलीज होगा क्या होगा, जरा देखते हैं क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको यही बता दूं, इसको ANF भी कहते हैं बच्चों, इसको ANF कहते हैं इन शॉर्ट। अब जरा देखो ध्यान से, होगा क्या इससे? इसके रिलीज होने से आपके सबसे पहले क्या होगा, इसके रिलीज होने से आपको जो है देखने को मिलेगा क्या? वैसोडाइलेशन। आपको देखने को मिलेगा बच्चों वैसोडाइलेशन, यानी कि डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। वैसोडाइलेशन का मतलब है बच्चा आपका डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसमें वैसो का मतलब ही होता है ब्लड वेसल्स। तो ये क्या कर देता है? डायलेशन कर देता है किसका? ब्लड वेसल्स का। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स।
डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। डायलेशन यानी कि जो पहले ऐसी थी वेसल, उसको इसने क्या कर दिया, उसके ऊपर एक्ट करके उसको बच्चा उसने ऐसा कर दिया। दिख रहा है आपको, ये देखो इसके अंदर मैंने ब्लड दिखा दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इससे होगा क्या इफेक्ट, आपका बीपी डिक्रीज कर जाएगा। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बच्चों डिक्रीज कर जाएगा। तो आपका बीपी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। क्या मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर से रिलेटेड? बिल्कुल। अब इसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ेंगे किडनी की तरफ। अब मैं इससे पहले किडनी शुरू करूं, आप इसको यहाँ पर पॉज करोगे और जो है क्या करोगे, नोट कर लोगे। तो यहाँ पर इसको पॉज करो और आप नोट करो। कर लिया पॉज, हो गया नोट? चलो आओ देखो। अब आप डालोगे बच्चा किडनी। जरा ध्यान से देखना, नंबर 2 पे आ जाओ और आप डालोगे किडनी। आप डालोगे बच्चों किडनी। अब याद करो किडनी से रिलेटेड बेटा मैंने एक सेल्स की बात करी थी जो कि आपके आगे काफी बार हो चुकी है, जिनको हम कहते हैं जेजी सेल्स यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है बेटा वो दो चीजें रिलीज कर रही हैं, रेनिन जो कि बच्चा आपके रास मैकेनिज्म में काम आता है। अब रास मैकेनिज्म तो आपको आता है अच्छे से, क्या करता है, जब जीएफआर घट जाता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम घट जाता है, तो उसको वापस लाने में मदद करता है। इसके अलावा ये एक हार्मोन रिलीज करती है बेटा जिसका नाम है आपका इरिथ्रोपोइटिन। क्या रिलीज करती है, मेरे साथ बोलो, इरिथ्रोपोइटिन। और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आपका कराता है इरिथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। यानी जो आरबीसी का बनना है उसमें भी कौन मदद कर रहा है, आपका बेटा जेजी सेल्स आपकी मदद कर रही हैं। और शायद मुझे जितना याद है ये जेजी सेल्स इरिथ्रोपोइटिन बनाती हैं, ये बात मैंने आपको लिखाई थी जब मैं आपको एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर पढ़ा रहा था। वहां जब जेजी सेल्स का जिक्र आया था बच्चा, तब मैंने जो है आपको ये बात बताई थी जितना मुझे याद है, बट मैं यहाँ फिर से लिखूंगा इस बात को। तो देखो आपने क्या देखा, जो आपकी बच्चा जेजी सेल्स होती हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो आपकी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जिनको आप कहते हो जेजी सेल्स, जिनको आप कहते हो बच्चा जेजी सेल्स, तो वो क्या करती हैं, वो आपका सीक्रेट करती हैं। वो क्या करती हैं, वो सीक्रेट करती हैं आपके दो हॉर्मोन्स। देखो जरा ध्यान से, तो आप यहाँ पे लिखोगे सीक्रेट करती हैं आपके दो हॉर्मोन्स। एक है भैया आपका रेनिन, एक है बच्चा आपका रेनिन, RENIN रेनिन, और दूसरा है आपका एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन, देखो जरा ध्यान से, एक तो हो गया रेनिन, सेकंड हो गया बच्चों आपका एरिथ्रोपोइटिन। अब जरा ध्यान से देखो भैया रेनिन क्या काम करेगा। रेनिन तो आपको पता भैया रास में इन्वॉल्व है, ठीक, ये तो भैया रास मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जो इरिथ्रोपोइटिन है वो आपका कराता है इरिथ्रोपोइसिस। क्या कराता है, आपकी कराता है बच्चा इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। और उसको कौन करा रहा है, आपका बेटा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन करा रहा है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और देखो, चलो अब मैं हटता हूं, आप क्या करोगे बच्चों, इसको भी जो है नोट डाउन कर लोगे। यानी कि किडनी की जो जेजी सेल्स हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो एक्चुअली में बेटा रेनिन बना रही है और इरिथ्रोपोइटिन बना रही है। इरिथ्रोपोइटिन कराता है आपका इरिथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। और जो आपका रेनिन है वो तो इन्वॉल्व है रास मैकेनिज्म में, जो कि आपका क्या करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को वापस बेटा नॉर्मल लाने में मदद करता है, जीएफआर को जो है बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपका ये हो गया हो, आपको समझ में आ गया हो, आपने नोट कर लिया हो, तो अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हॉर्मोन्स की बात करेंगे, जहां पर आपको 4 मेजर हॉर्मोन्स पढ़ने हैं। एक का नाम है गैस्ट्रिन, दूसरे का नाम है सीक्रेटिन, उसके बाद आपको पढ़ना है बच्चा GIP, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, जिसको आप एंटेरोगेस्ट्रॉन भी कहते हो। इसके अलावा आपको पढ़ना है बेटा CCK-PZ, जिसको आप कहते हो कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाटोजाइमिन। जी हाँ, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स के बारे में आपको जानना है। तो चलो मैं आऊं, चलो देखो अब आप डालोगे बेटा, नेक्स्ट पेज पर आते हैं और आप यहां पर डालोगे GI ट्रैक्ट।
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको जीआईटी इन शॉर्ट हम कह देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि बेटा स्टोमक आपका जो है क्या कहते हैं, स्टोमक और इंटेस्टाइनल वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जरा देखो, तो ये जो आपको जीआईटी दिख रहा है बच्चों, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सीक्रेट करता है क्या, ये आपका सीक्रेट करता है, देखो तो आप यहां पर लिखोगे सीक्रेट 4 मेजर हॉर्मोन्स, ये सीक्रेट करता है आपका 4 मेजर हॉर्मोन्स का। अभी एक एक करके सारे के सारे की फंक्शनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। सीक्रेट 4 मेजर हॉर्मोन्स, सीक्रेट करता है बच्चा 4 मेजर हॉर्मोन्स। अब वो हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, एक तो आता है बच्चा आपका गैस्ट्रिन, एक हो गया आपका गैस्ट्रिन, इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका सेकंड सीक्रेटिन, क्या आ गया आपका सीक्रेटिन, इसके बाद आ जाता है आपका जीआईपी, जिसको आप कहते हो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। और इसी को कहा जाता है आपका क्या, इसे आप इन शॉर्ट में कहते हो जीआईपी, और इसी को आप कहते हो एंटेरोगेस्ट्रॉन, इसी को हम कहते हैं बच्चों आपका एंटेरोगेस्ट्रॉन, एंटेरोगेस्ट्रॉन, ये इसी का नाम है, ठीक, एंटेरोगेस्ट्रॉन। और ये जो आपको दिख रहा है इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा, जीआईपी। इसके अलावा जो एक और हार्मोन आपका बचता है वो है आपका सीसीके पीजेड, जिसको आप कहते हो बच्चों क्या, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिस्टोकाइनिन, पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटोजाइमिन, पेनक्रियाटोजाइमिन, देख रहे हो कितना मुश्किल सा नाम है, पेनक्रियाटोजाइमिन, जिसको आप कहते हो बच्चा सीसीके पीजेड। एनसीईआरटी से सीसीके लिखती है बट एक्चुअल में बेटा पूरा नाम है इसका सीसीके पीजेड। चलो देखो, अब मैं हटूं एक बार, तो देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्चुअली में बच्चों आपके बनाती है 4 मेजर हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है, जिसमें से पहला है आपका गैस्ट्रिन, दूसरा है आपका बेटा सीक्रेटिन, जो थर्ड है वो आता है बच्चों आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको जीआईपी कहते हो, या फिर एंटेरोगेस्ट्रॉन भी इसी को कहा जाता है। तो आपको क्या समझ में आ गया, एंटेरोगेस्ट्रॉन किसको कहते हैं भैया, जीआईपी को ही कहते हैं एंटेरोगेस्ट्रॉन। और इसके अलावा आपका आ जाता है बेटा कोलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियाटोजाइमिन, जिसको सीसीके-पीजेड भी कहते हैं। बेटा इसका अर्थ है कोलियोसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाटोजाइमिन का, आपको बाद में बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, आप यहाँ पर पॉज करोगे और नोट करोगे, इसके बाद में एक एक का फंक्शन जो है करना शुरू करूंगा, राइट। चलो देखो, कर लिया पॉज, कर लिया नोट, देखो अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। आप अब यहाँ पर डालोगे नंबर 1, इस तरीके से आप डालोगे 1 और यहाँ पर लिखोगे बेटा स्टोमक। जरा देखो होता क्या है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये भैया रिलीज कहां से होते हैं और एक्ट किस पर करते हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए ना भैया ओरिजिन की लोकेशन कहाँ है इनकी, और इसके अलावा इनका टारगेट ऑर्गन कौन सा है। तो ये जो आपको स्टोमक दिख रहा है, ये स्टोमक क्या करता है, स्टोमक जो है बच्चा आपका सीक्रेट करता है किसको, आपके गैस्ट्रिन को, सीक्रेट करता है आपके गैस्ट्रिन को, आपका बच्चा ये सीक्रेट करता है किसको, आपके गैस्ट्रिन को। तो क्या आपको समझ में आ गया, गैस्ट्रिन को जो है बनाने वाला कौन है, गैस्ट्रिन को बनाने वाला कौन है, और एक्ट करता है बेटा किसके ऊपर, जरा देख ध्यान से, तो आप लिखोगे एक्ट ऑन आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो ये आपका एक्ट करता है बच्चा गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, ये आपका एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पर। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है बेटा, स्टोमक में, यानी कि ये निकला स्टोमक से और एक्ट भी किस पर कर रहा है, स्टोमक में कर रहा है, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। आपको समझ में आया, जो आपका जीआईटी का एक हार्मोन है जिसका नाम है गैस्ट्रिन, उसे एक्चुअली में बनाने का काम, सीक्रेट करने का काम करता है स्टोमक, और ये एक्ट भी करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पर जो कि आपकी प्रेजेंट है स्टोमक में। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या कराएगा बेटा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस बनवाएगा, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन कराएगा वही तो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये बेटा प्रमोट करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी। अब सर गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या होती है, अगर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर आपके सिलेबस में होता तो वहीं पर इन सारे हार्मोन्स का जिक्र मैं आपके साथ करता, ठीक। बट अब वो चैप्टर कट हो चुका है, तो अब हम जो है यहाँ पर इसको बताते हैं। अब यही तो यार कमी है एनसीईआरटी की, या तो उसको भी काट देते, मुझे लगता है यार ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स आपको हटाने नहीं थे, आप बॉटनी में से कुछ कम कर देते, चल जाता है, ठीक है।
बट आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में से एक चैप्टर हटा देते हो और बाकी चैप्टर्स मतलब कौन सा तोप काम उखाड़ लिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। ठीक, तो जरा देखो, अभी भी तो ये समझाना पड़ रहा है, या तो फिर इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। तो देखो ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें से पहला है बेटा सीक्रीशन ऑफ, क्या करवाता है ये, सीक्रीशन करवाता है बेटा आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन का, जो कि बेटा आपके गैस्ट्रिक जूस में ही प्रेजेंट है। ठीक, सीक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। तो आप यहां पर इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो भैया, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रीशन करा रहा है ये किसका सीक्रीशन करा रहा है, आपके बच्चा गैस्ट्रिक जूस का। और इसके अलावा बेटा ये क्या करता है, ये आपकी जो है प्रमोट करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, प्रमोट गैस्ट्रिक मोटिलिटी। अब जरा समझना है गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती क्या है, प्रमोट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी, प्रमोट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो भैया दो फंक्शन करता है गैस्ट्रिन, क्या करता है, एक तो बेटा सीक्रीशन कराता है गैस्ट्रिक जूस का, दूसरा प्रमोट करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। ठीक, देखो तो देखो गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या है, अब जरा समझना। आपने खाना खाया, ठीक, जैसे ही आपके खाना बेटा पेट में पहुंचता है उस समय क्या रिलीज होगा, आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, बिल्कुल। अब होता क्या है बेटा, अब जो फूड गया है उसको बेटा और तोड़ा जाता है, ठीक है, और उसे प्रॉपर मिक्स करा जाता है। पता है कैसे होता है, आपका जो स्टोमक है उसके अंदर बेटा इस तरीके से रिदमिकली एक रिदम में बेटा कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, जिससे कि उस खाने को मिक्स करा जा सके, जिससे कि उस खाने को तोड़ा जा सके और मिक्स करा जा सके, और बाद में उसका स्लो रिलीज करा जाता है, धीमे 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 करके उसको बेटा आगे इंटेस्टाइन में जो है क्या करा जाता है, रिलीज करा जाता है। इसी को आप कहते हो गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो इस गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कौन प्रमोट कर रहा है, आपका गैस्ट्रिन कर रहा है। जो आपने बच्चा भोजन पाया, आपने जो भोजन खाया, जैसे ही वो आपका जो खाना है वो पेट में पहुंचता है, तो ये गैस्ट्रिन क्या कराता है, दो काम कराता है। एक तो उस समय गैस्ट्रिक जूस रिलीज कराएगा, जिससे कि क्या होगा बच्चा, आपका डाइजेशन होगा। ठीक, अब गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो गया। दूसरा गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देता है। क्या होता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी, आपके जो है बेटा, जो आपका क्या है, जो स्टोमक है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन इस तरीके से होने लगेंगी, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन, जो कि क्या करेंगे, उस खाने को ब्रेक डाउन करेंगी। और उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से बेटा जब ये मूवमेंट होंगी तो क्या मिक्सिंग भी होगी, बिल्कुल मिक्सिंग ऑफ फूड होगी। उसके बाद क्या होता है बेटा, धीमे धीमे जो है इसको यही क्या कराती है, रिलीज में भी मदद करती है, किसके अंदर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी को हम कहते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी। किसका काम है बेटा, आपके गैस्ट्रिन का काम है। क्या आपको गैस्ट्रिन का काम समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। मैं अब हटता हूं, जिस भी बच्चे को बेटा नोट करना है वो यहाँ पर पॉज करेगा और नोट कर लेगा। ठीक, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, करो नोट। कर लिया नोट, चलो आओ देखो। अब आप डालोगे बेटा सीक्रेटिन, देखो अब आप डालोगे बेटा नंबर 2 सीक्रेटिन। अब जिस तरीके से आपने गैस्ट्रिन के बारे में जाना, कहां से रिलीज हो रहा था, ऐसे सीक्रेटिन के बारे में जानोगे। तो देखो जो आपका बच्चा सीक्रेटिन होता है ना, वो एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है क्या करती है, उसको सिक्रीट करती है। अब ये एक्ट कहां पर करता है, देखो इसके जो एक्ट करने की जगह वो तीन तीन है। एक तो पेनक्रियास पे अपना काम करता है, दूसरा ये लिवर पे काम करता है, थर्ड ये बेटा किस पे काम करता है, आपके आपके स्टोमक पे ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, जरा देखो, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो आपकी बच्चा क्या है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब मैं चाहूं तो बेटा आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब मैं चाहूं तो आपको बता सकता हूं कि सीक्रेटिन जो है एक्चुअली में ड्यूडेनम से रिलीज होता है, बट आपको इतना याद नहीं रखना है। आपको सिंपली याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है क्या कर रही है, इसको बना रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका सीक्रेट कर रही है सीक्रेटिन को। किसको बच्चों, आपके सीक्रेटिन को जो है क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। ठीक, अब ये सीक्रेटिन क्या करता है, तो ये जो सीक्रेटिन आपको दिख रहा है ये एक्ट करता है किसके ऊपर, तो आप लिखोगे एक्ट ऑन। किस किसके ऊपर एक्ट करेगा ये आपका बच्चों एक्ट करेगा आपके किसके ऊपर, ये एक्ट करता है आपके, एक तो पेनक्रियास पर करेगा बच्चा, क्या करेगा, किसके ऊपर एक्ट करेगा, आपके पेनक्रियास पर। ठीक, एक करेगा पेनक्रियास पर, और पेनक्रियास पर एक्ट करके क्या काम कराएगा, जरा समझना। अब बच्चों होता क्या है, जो पेनक्रियास है बेटा उसके पास भी क्या है, पेनक्रियाटिक जूस है।
तो बेसिकली सीक्रेशन कराता है किसका, आपके पेनक्रियाटिक जूस का। और आप अच्छे से बताना चाहो तो ये कह सकते हो ये एक्चुअली में सीक्रेशन कराता है बाइकार्बोनेट आयन का और वाटर का, किसके अंदर, आपके पेनक्रियाटिक जूस में। तो चलो आप लिख लोगे, अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बच्चा ये क्या कराता है, ये कराता है सीक्रेशन ऑफ, आप लिखोगे सीक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, यानी कि बाइकार्बोनेट। तो ये क्या करा रहा है, सीक्रेशन करा रहा है किसका, आपके बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर का, किसमें, एंड वाटर इन पेनक्रियाटिक जूस, इन पेनक्रियाटिक जूस, इन पेनक्रियाटिक जूस। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ पेनक्रियास पे किस तरीके से ये एक्ट कर रहा है। सेकंड, ये बेटा किस पे एक्ट करता है, ये आपका एक्ट करता है लिवर के ऊपर, ये आपका एक्ट करता है लिवर के ऊपर। और जो लिवर बच्चा आपका क्या बनाता है, जो लिवर आपका बाइल जूस बनाता है, जो कि बेटा आपके फैट में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, फैट का मतलब जो है क्या करवाता है, ठीक है। तो जो बाइल जूस है उसका जो सीक्रेशन करवा रहा है वो कौन करा रहा है, सीक्रेटिन करा रहा है, कहां से बेटा, लिवर से। आपको पता होना चाहिए बच्चा ये जो लिवर है वो बाइल जूस बनाता है, ठीक है, बाद में उसे स्टोर करने के लिए कहां भेज देता है, गॉल ब्लैडर के पास, क्योंकि आगे आप एक और हार्मोन पढ़ोगे जो कि फिर से आपका क्या कराएगा, बाइल जूस का सीक्रेशन कराएगा, बट लिवर से नहीं, वो कराएगा बच्चों आपका गॉल ब्लैडर से, जो कि आपका हार्मोन होगा बेटा CCK-PZ, ठीक। तो देखो लिवर से क्या करा रहा है बच्चों आपका, लिवर से ये जो है करा रहा है सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस, ये करा रहा है बच्चों आपका सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस का सीक्रेशन कौन करा रहा है, आपका करा रहा है लिवर से। बच्चों याद रखना, लिवर से जो कराता है वो सीक्रेटिन कराता है, और जो बेटा पेनक्रियास से बाइल जूस का रिलीज कराता है, पता है वो कौन कराता है, वो कराता है CCK-PZ। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लिवर बाइल जूस बनाता है बट उसे स्टोर करने के लिए कहां भेज देता है बच्चों, आपके गॉल ब्लैडर के पास, देन फर्दर गॉल ब्लैडर से वो रिलीज होता है। अब यार इतना बेहतरीन चैप्टर था डाइजेशन, वो क्यों ही हटाया मुझे तो मतलब, चलो छोड़ो, अब क्या ही बात करना है इसके रिलेटेड। देखो इसके बाद आपका आ जाता है बेटा एट लास्ट स्टोमक। अब ये स्टोमक पे भी काम करेगा, जरा देखते हैं क्या काम करता है। तो अभी आपने देखा था क्या, अभी आपने देखा था एक हार्मोन जिसका नाम था बेटा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या काम कर रहा था, गैस्ट्रिन सर एक तो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कर रहा था। सेकंड, वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ा रहा था। ये उसके अपोजिट काम करता है, ये कहता है कि अब भाई खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, ठीक है, अब यहाँ प्रोसेस चल रही है, तो तुम स्टोमक ऐसा करो अपनी गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सीक्रेशन को कम कर दो, क्योंकि पहले ये जो खाना आया है मुझे इस पर तो एक्शन करने दो। समझो ना, अब बेटा स्टोमक से खाना किस में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो उसे कुछ समय तक बेटा उसके अंदर प्रोसेसेस होंगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन चाहेगा ना भैया मैं इस पर काम कर रहा हूँ, जब तक के लिए तुम अपना काम थोड़ा धीमा कर दो, तभी तो मैं इस पर प्रॉपर काम कर पाऊंगा। तो उसको उस काम को भी बेटा ये सीक्रेटिन करता है। तो सीक्रेटिन क्या करता है आपका, तो सीक्रेटिन बेटा आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देगा, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को कम कर देगा। तो आप लिखोगे गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी डिक्रीजेज, गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी को क्या करते कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है। मोटिलिटी को क्या कर रहा है बच्चा, ये डिक्रीज कर रहा है। बताओ क्या तुम्हें फंक्शन समझ में आया या नहीं आया सीक्रेटिन के, हाँ या ना, मेरे को इतना बताओ, मैं हटूं। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा रिलीज करती है एक हार्मोन जिसका नाम है सीक्रेटिन, जो कि एक्ट करता है बच्चा आपके किसके ऊपर, आपके एक्ट करता है लिवर के ऊपर, पेनक्रियास के ऊपर और स्टोमक के ऊपर। पेनक्रियास के पास जाता है और बेटा सीक्रेशन कराता है बाइकार्बोनेट आयन और वाटर का, किसके अंदर, पेनक्रियाटिक जूस में। और लिवर के ऊपर क्या करता है बच्चा, ये जो है लिवर के ऊपर एक्ट करता है यही सीक्रेटिन और बाइल जूस का सीक्रेशन कराता है। तो स्टोमक के पास जब ये पहुंचता है तो उससे कहता है भैया अपनी गैस्ट्रिक, अपने सीक्रेशंस और अपनी मोटिलिटी को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। अब आप पढ़ोगे बेटा GIP, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, और ये सेम काम करता है जो आपका बेटा सीक्रेटिन करता है स्टोमक के साथ। यानी कि GIP आपका एक्ट करता है स्टोमक पे और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करता है और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करता है। क्या आपको समझ में आया नहीं आया, उसका नाम ही बता रहा है बच्चा, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, यानी कि एक ऐसा पेप्टाइड, एक ऐसा प्रोटीन का हार्मोन जो कि आपका गैस्ट्रिक, जो कि आपका क्या कर रहा है बेटा, जो आपके गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सिक्रीशन हो रहा है उसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो अब बच्चों आप इसको पॉज करोगे और क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे, ठीक, कर लिया पॉज, हो गया नोटेड। चलो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, आओ।
तो अब आप डालोगे बच्चा नंबर थर्ड। और फिर इसको कौन बना रहा है बच्चा, इसको बना रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको भी बेटा आपका बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एक और हार्मोन सीक्रेट करता है, सीक्रेट करता है बच्चा जीआईपी को, जिसको आप एंटेरोगेस्ट्रॉन भी कहते हो, जिसको आप एंटेरोगेस्ट्रॉन भी कहते हो, एंटेरोगेस्ट्रॉन। क्या कहते हो आप बच्चों, इसको आप कहते हो एंटेरोगेस्ट्रॉन। देखो जरा ध्यान से, आप इसे कहते हो एंटेरोगेस्ट्रॉन। देखो जरा गौर से, एंटेरोगेस्ट्रॉन। अब ये एंटेरोगेस्ट्रॉन किस तरीके से काम करेगा, तो ये जो एंटेरोगेस्ट्रॉन है बच्चा, ये आपका एक्ट करता है किसके ऊपर, स्टोमक पे। तो आप लिखोगे एक्ट ऑन स्टोमक। तो ये आपके स्टोमक पे क्या करेगा, एक्ट करता है। और क्या करता है भैया, गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो ये आपका गैस्ट्रिक सीक्रेशंस एंड मोटिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे गैस्ट्रिक सीक्रेशंस एंड मोटिलिटी को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। यानी कि जो सीक्रेटिन काम कर रहा था वही सेम काम करता है आपका जीआईपी, गैस्ट्रिन सीक्रेशन एंड मोटिलिटी डिक्रीजेस। इसके बाद आपका फाइनल बचता है बच्चा क्या, आपका सीसी के पीजेड, जो कि आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको यहाँ पर पॉज करोगे और नोट करोगे। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ समझाने के लिए आपके लिए मेरे पास कुछ है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इसको पॉज करो और नोट करो। आओ देखो, अब आप डालोगे बच्चों नंबर फोर्थ, और नंबर फोर्थ में आप डालोगे बेटा सीसी के पीजेड। इसको भी कौन रिलीज कराता है, इसको भी आपका रिलीज कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देख रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके जो है किसने, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका सीक्रेट करता है क्या, आपका सीक्रेट करता है बच्चा सीसी के पीजेड, सीसी के पीजेड। देखो इसमें जो नाम है ना बच्चों, वो ऐसे ही नाम नहीं आता बायोलॉजी में, कोली सिस्टोकाइनिन पेनक्रियाटोजाइमिन। अब देखो इसके अंदर आपको कोली का मतलब पता है क्या होता है, कोली का मतलब होता है बच्चा आपका गॉल ब्लैडर की बात चल रही है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ओ सॉरी माफ करना, कोली का मतलब होता है बच्चों आपका बाइल जूस। टोकाइनिन मतलब बच्चों ये आपका बता रहा है गॉल ब्लैडर, और पेनक्रियाटोजाइमिन ये शब्द बता रहा है पेनक्रियास। यानी कि ये जो सीसी के पीजेड है, ये एक्चुअली में पेनक्रियास पे एक्ट करेगा और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा, और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करके ये एक्चुअली में सीक्रेशन कराएगा किसका, बाइल जूस का। और पेनक्रियास पे एक्ट करके ये क्या कराता है, सीक्रेशन कराता है बच्चा आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस का। क्या आपको समझ में आ गया सीसी के पीजेड का काम, हाँ या ना, मेरे को इतना बताओ। तो देखो, तो सीसी के पीजेड आपका किस पे एक्ट करता है, तो आप लिखोगे सीसी के पीजेड एक्ट ऑन, आप लिखोगे एक्ट ऑन। एक तो भैया ये एक्ट करता है आपके पेनक्रियास पर, दूसरा ये जो काम करता है बच्चा, वो आपके काम करता है गॉल ब्लैडर पर। इसलिए मैंने आपको कहा था अच्छे से आपको याद रखना भैया, अगर लिवर से कोई बाइल जूस को सीक्रेट करा रहा है तो वो आपका सीक्रेटिन करा रहा है, और अगर गॉल ब्लैडर से करा रहा है तो बच्चा वो सीसी के पीजेड करा रहा है। बहुत बच्चे इसके अंदर बेटा गलती करते हैं। तो गॉल ब्लैडर से क्या करा रहा है, वो सीक्रेशन करा रहा है किसका, आपके बाइल जूस का। अब बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सर दो दो जगह से बाइल जूस निकल रहा है। नहीं बेटा, बाइल जूस बनाता तो आपका लिवर है, बट उसे स्टोर करने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, उसे स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर में भेज दिया जाता है। वहां पर एक्चुअली में इसको बच्चा कंसंट्रेटेड करा जाता है, ठीक है। अब आपको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, पहले जितना सिलेबस है बेटा उसको समेट लिया करो। शुरुआत में बहुत बच्चों को शौक लगता है कि सर ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बट जब बेटा पढ़ने की बारी आती है ना, एट एंड टाइम में जब रिवीजन की आपका समय आता है, तो उस समय जितनी एनसीईआरटी होती है उसमें भी रोते हैं सभी बच्चे। समझ रहे हो बेटा, एक टॉपर भी टॉपर कब बनता है, जब उस एनसीईआरटी को मल्टीपल रीडिंग्स करता है। टॉपर कुछ अलग नहीं करता बेटा, वो पहले अपनी एनसीईआरटी को मजबूत करता है, फिर उसके पास अगर समय बचता है तो फिर वो एक्स्ट्रा अलग जगह पर क्या करता है, थोड़ी एक्स्ट्रा सोर्सेस से जो है पढ़ता है, ठीक है। या फिर जो टीचर जो एक्स्ट्रा लिखाते हैं उन पर ज्यादा जोर देता है। देखो पेनक्रियास पर एक्ट करके क्या कराता है, सीक्रेशन कराता है किसका, सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। वे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का सीक्रेशन करा रहा है कौन, सीसी के पीजेड। अब बताओ यहाँ तक क्या किसी को कोई समस्या है, हाँ या ना, मेरे को इतना बताओ।
मुझे नहीं लगता कि यार किसी भी हार्मोन में आपको जो है अब तक समस्या आई होगी। तो मैं हटता हूं जिससे कि आप बच्चा नोट कर सको, ठीक। इसके बाद जो है हमें अभी आपको एक नोट और डलवाऊंगा मैं, ठीक। उसके बाद हम बेटा पहले नेचर ऑफ हार्मोन की बात करेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेटा इसका एक्शन कैसे होता है, ठीक। चलो आओ देखो। तो बच्चों आपने पॉज कर लिया नोट, हाँ या ना मेरे को इतना बताओ, क्या आपने पॉज कर लिया, नोट कर लिया? तो देखो अब मैं आपको बताता हूं। देखो एनसीईआरटी ने जो है इसी पैराग्राफ में एक जो है नीचे की तरफ लाइन लिखी है जिसको अक्सर लोग जो है बेटा स्किप कर जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है कि आपके कुछ ऐसे नॉन एंडोक्राइन जो है बेटा टिश्यूज होते हैं, आपके कुछ ऐसे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं जो कि आपका रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं कुछ हॉर्मोन्स को, जिनका की नाम कहलाता है बच्चा आपका ग्रोथ फैक्टर, जिनका नाम कहलाता है क्या, आपका ग्रोथ फैक्टर। और ये ग्रोथ फैक्टर आपके लिए जरूरी है किस चीज के लिए, आपकी जो टिश्यू की जो नॉर्मल ग्रोथ है उसके अंदर हेल्प करते हैं। इसके अलावा उन्हीं टिश्यूज का रिपेयरिंग करना और रीजनरेशन करने में आपकी मदद करते हैं। कौन? ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि आपके कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि आपके कुछ जो है नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज आपके क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो आप जो है बच्चा अगले पेज पर एक नोट डालोगे और नोट डाल के लिखोगे क्या, आप नोट डाल के लिखोगे, बहुत देखो जरा ध्यान से, नोट डाल के आप लिखोगे सेवरल अदर, आप लिखोगे बच्चा सेवरल अदर, कुछ इस तरीके से ही एनसीईआरटी ने लिखा है, सेम एज इट इज वही लाइन है बच्चा, देख सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज क्या करते हैं आपके बच्चा, सीक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स, क्या करते हैं वो आपके सीक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स। तो आप यहां पर लिखोगे सीक्रीट, वो सीक्रीट करते हैं आपके हॉर्मोन्स, और उन हॉर्मोन्स को क्या कहते हैं, सीक्रीट हॉर्मोन्स कॉल्ड, उनको कहा जाता है आपका, उनको आपके कहा जाता है बच्चा क्या, उनको कहा जाता है आपके ग्रोथ फैक्टर्स, उनको हम कहते हैं आपके बच्चा ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, उनको हम कहते हैं बच्चा आपका ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक। जरा देखो, और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये आपके किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये भी तो लिखो भैया, काम क्या करते हैं ये बच्चा एसेंशियल हैं, या फिर आप कह सकते हो रेस्पॉन्सिबल हैं। तो आप लिखो एसेंशियल फॉर, एक तो भैया ये आपके दो काम करते हैं, जरा देखो ये दो चीजों के लिए एसेंशियल है। एक तो है आपका क्या, एक तो ये आपका करते हैं क्या बच्चा, नॉर्मल ग्रोथ टिश्यूज की, एक तो ये करते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, एक तो ये करते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। सेकंड ये जो दूसरा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, इन्हीं टिश्यूज की ग्रोथ तो करा दी, अब रिपेयरिंग और रीजनरेशन भी तो करना होगा। तो ये रिपेयरिंग और आपके क्या कहते हैं, रीजनरेशन करते हैं इन्हीं टिश्यूज का, रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज। तो कौन करते हैं, ये आपके ग्रोथ फैक्टर्स करते हैं। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। देखो मैं हटता हूं और जरा अब आप नोट कर लोगे। तो आपने क्या देखा कि कुछ जो है बेटा आपके नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं कुछ हॉर्मोन्स जिनका नाम होता है ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि आपके एसेंशियल हैं टिश्यूज की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और उनकी रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए। अब जो है आप क्या करोगे बच्चों, यहां पर इसको पॉज करोगे और आप क्या करोगे, इसको नोट करोगे। इसके बाद मैं आपको नेचर ऑफ हॉर्मोन्स कराऊंगा। करो पॉज और करो नोट, ठीक। देखो तो नोट कर लिया आपने, नोटेड। तो चलो देखो अब आगे। अब देखो, अब मैं बात करता हूं बच्चों आपसे नेचर ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में। अब जरा ध्यान से आप सुनिएगा। देखो जब भी हम हॉर्मोन्स के नेचर की बात करते हैं तो देखो उनका दो तरह का नेचर हो सकता है, या तो वो हॉर्मोन्स आपके फैट में या फिर लिपिड में सॉल्यूबल होंगे, या फिर दूसरा नेचर हो सकता है वो वाटर में सॉल्यूबल होंगे। समझ रहे हो, आपको दो नेचर्स देखने को मिलेंगे हार्मोन के, या तो वो बच्चों आपके लिपिड सॉल्यूबल होंगे या फिर वो आपके वाटर सॉल्यूबल होंगे। यानी कि जो आपके बेटा फैट में सॉल्यूबल हैं उनको आप कहते हो लिपिड सॉल्यूबल, जो वाटर में सॉल्यूबल है उनको आप कहते हो
वाटर सॉल्यूबल। और क्या मैं वाटर सॉल्यूबल को ये कह सकता हूँ लिपिड इनसॉल्यूबल, यानी कि जो फैट के अंदर आपका सॉल्यूबल नहीं है वही तो वाटर में सॉल्यूबल है। बताओ हाँ या ना। तो बेसिकली हम जो है यहाँ पर दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करेंगे, ब्रॉड कैटेगरीज में, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा कि आपके लिपिड सॉल्यूबल में कौन आता है और आपके लिपिड इनसॉल्यूबल में कौन आता है, और जो लिपिड इनसॉल्यूबल है वही आपका वाटर सॉल्यूबल है, ठीक। तो चलो आओ देखो। तो आप यहां पर हेडिंग डालोगे बच्चों, यहां पर जो आपकी हेडिंग होगी बच्चों वो होगी नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि अगर आपको नेचर ऑफ हॉर्मोन्स अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आगे आपको मैकेनिज्म बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। जरा देखो नेचर ऑफ हॉर्मोन्स, तो मैंने क्या कहा, हम जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हम जो है बच्चों क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, एक मैंने कह दिया आपसे क्या, एक ऐसा हार्मोन जो कि आपका क्या है, लिपिड में सॉल्यूबल है, या फिर आप कह सकते हो फैट। भाई बात तो सेम ही है ना, लिपिड कहो या फिर फैट कहो, लिपिड सॉल्यूबल या फिर आपका फैट सॉल्यूबल। और जो दूसरे तरह के हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं आपके लिपिड इनसॉल्यूबल, जिनको आप वाटर सॉल्यूबल भी कहते हो, लिपिड इनसॉल्यूबल, यानी कि जो लिपिड में सॉल्यूबल नहीं है, लिपिड इनसॉल्यूबल, यानी कि वो कैसे हुए आपके वाटर सॉल्यूबल। आपके कैसे हुए बच्चा, वाटर सॉल्यूबल हॉर्मोन्स। अब जरा देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि लिपिड सॉल्यूबल या फिर फैट सॉल्यूबल में कौन से हार्मोन आते हैं। क्या आपको आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स याद है? एक बात बताओ, ऐसा कौन सा हार्मोन था जिसके मेकिंग में जो रॉ मटेरियल था वो आपका आयोडीन था? आप कहोगे सर ऐसा हमने एक ही हार्मोन पढ़ा है, वो होते हैं थायराइड हार्मोन्स, जो कि आपके T3 एंड T4। यस, तो जो बच्चों आपके T3 T4 है उनको आप कहते हो आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स। क्या कहते हो उनको? आप कहते हो आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स, जो कि है आपके क्या बच्चा, फैट सॉल्यूबल या फिर लिपिड सॉल्यूबल। और इसके अलावा आपने बेटा स्टीरॉइड्स पढ़े थे, बताओ हाँ या ना। स्टीरॉइड्स, मैं फिर कह रहा हूं जब बायोमोलिक्यूल आएगा तब मैं आपको स्टीरॉइड्स बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो जो स्टीरॉइड्स हैं बच्चा वो भी आपके किस में आते हैं, फैट सॉल्यूबल या फिर आप कह सकते हो लिपिड सॉल्यूबल में, ठीक। फिर मैं आपको बताऊंगा स्टीरॉइड्स में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता रखे हैं। क्या आपको याद है बेटा, मैंने आपको बताया था ये जो टेस्टिस और ओवेरी के हार्मोन होते हैं, तो टेस्टिस और ओवेरी की जगह मैं एक शब्द यूज कर सकता हूँ, गोनेट्स। हाँ बिल्कुल सर, आप गोनेट्स कह सकते हो। तो जो आपके गोनेट्स हैं, तो जो गोनेट्स के हार्मोन है कौन कौन से थे बेटा, मेल में थे एंड्रोजन। एंड्रोजन जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर था बेटा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक। तो वो किसके अंदर आते हैं, वो आपके आते हैं बेटा स्टीरॉयड हार्मोन है। इसके अलावा और स्टीरॉयड हार्मोन के सर क्या एग्जांपल हैं, तो बेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स के तुझे याद है हार्मोन्स, याद कर, कॉर्टिकॉइड पढ़े थे तूने डिफरेंट तरीके के, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, जिसको आप गोनेडोकॉर्टिकॉइड भी कहते थे, तो वो भी है आपके स्टीरॉयड नेचर के। तो देखो जरा ध्यान से, तो भैया लिपिड या फिर आप फैट सॉल्यूबल जो कह रहे हो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आते हैं आपके, देखो आप इस तरीके से डालोगे, नंबर 1 डालते हुए आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स, आप डालोगे बच्चों नंबर 1 डालते हुए आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स, आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स, आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स जो हैं किस में आते हैं आपके, आपको देखो ये नेचर पता होना चाहिए। अगर आपको ये नेचर पता है ना तो आप वर्किंग देखोगे बच्चा, समझ लो, आपको वर्किंग समझ में आएगी। जरा देखो, तो जो आपको लिपिड या फिर फैट सॉल्यूबल दिख रहा है उसके अंदर कौन आते हैं, आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स आते हैं। और आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स में कौन आता है बच्चा, आपका थायराइड हार्मोन आता है। आपका आता है बच्चों थायराइड हार्मोन, जो कि है आपका T3 एंड T4, जो कि है बच्चों आपके T3 एंड T4। बताओ हाँ या ना, ठीक। इसके अलावा आपके कौन से आते हैं आयोड, एक तो हो गए बच्चों आपके फैट सॉल्यूबल में कौन से, आयोडीनेटेड हार्मोन। जो दूसरे आते हैं वो आपके आते हैं बच्चों कौन से, स्टीरॉइड्स। जो स्टीरॉयडल नेचर के हार्मोन्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और स्टीरॉइड्स में आपका आ जाता है सबसे पहले क्या, आपका आ जाता है स्टीरॉइड्स में एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जो कि आपके कॉर्टिकॉइड्स थे, याद करो।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, याद करो उसमें कॉर्टिसोल बताया था मैंने। इसके अलावा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन बताया था। याद आ रहे हैं? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में आपको याद होंगे, मेल के केस में DHEA बताया था, फीमेल के केस में एस्ट्रोजन बताया था। हाँ या ना, मुझे बताओ, याद आ रहा है? एड्रीनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स, देखो। और इसके अलावा आ जाता है बच्चा क्या, आपके गोनेट्स। इसके अलावा आपके आ जाते हैं बच्चा गोनेट्स। और जब मैं बात करता हूं गोनेट्स में भी, तो गोनेट्स में याद करो कौन कौन से बताए थे। एक तो मैंने बताया था बच्चा आपको टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन जो कि है आपका क्या, एंड्रोजन। इसके अलावा मैंने आपको बताया प्रोजेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टोस्टेरॉन। और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है एस्ट्राडायोल। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये एस्ट्राडायोल क्या है? तो याद करो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था जो ईस्ट्रोजन है एक्चुअली में वो एक ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स है, और ईस्ट्रोजन में एक हार्मोन आता है जिसको आप कहते हो ईस्ट्राडायोल। तो ये जो ईस्ट्राडायोल है बेटा, ये किसका हिस्सा है? आपके ईस्ट्रोजन ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स का हिस्सा है। बताओ हाँ या ना। तो आपको समझ में आ गया टेस्टोस्टेरोन कौन है? आपका एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन है बच्चा आपका एंड्रोजन। और जो ईस्ट्राडायोल है वो है आपका ईस्ट्रोजन, वो है आपका ईस्ट्रोजन। अब देखो जरा ध्यान से, तो मैंने आपको क्या समझाया अभी है कि जब हम नेचर की बात करते हैं हार्मोन्स की, तो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बेटा लिपिड सॉल्यूबल, दूसरे होते हैं लिपिड इनसॉल्यूबल। और जो लिपिड इनसॉल्यूबल है वो किसके अंदर सॉल्यूबल होगा? वाटर सॉल्यूबल होगा वो, ठीक। अब लिपिड इनसॉल्यूबल में दो तरीके के हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं, एक है आयोडीनेटेड हार्मोन, दूसरे हैं स्टीरॉयड हार्मोन। आयोडीनेटेड हार्मोन में आते हैं बच्चा आपके थायराइड हार्मोन्स, जैसे कि T3 एंड T4। और स्टीरॉयडल नेचर जिनका होता है उसमें आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, जैसे कि बेटा कॉर्टिकॉइड्स। कौन कौन से बेटा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और आपके सेक्स कॉर्टिकॉइड। इसके अलावा बेटा स्टीरोडल नेचर के हार्मोन्स और कौन से थे? गोनाइट्स वाले, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन जो कि आपका क्या है, एंड्रोजन है, प्रोजेस्टोस्टेरॉन। इसके अलावा बेटा एस्ट्राडायोल जो कि आपका है ईस्ट्रोजन। बताओ हाँ या ना। क्या आपको इतनी चीजें क्लियर हुई? मुझे इतना बताओ हाँ या ना। अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो मैं फिर इसके बाद लिपिड इनसॉल्युबल की बात आपके साथ करूंगा। तो आप यहां पर इसको पॉज करोगे और नोट करोगे बच्चों। तो यहां पर आप क्या करोगे, लेक्चर को आप पॉज करोगे और नोट करोगे। क्या आपने नोट कर लिया? देखो हटू मैं एक बार और, पॉज कर लो और नोट कर लो। नोटेड? अब आपको समझ में आ गया। अब देखो ये जो मैंने फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल लिखा है ना बच्चों, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आगे। आगे आपको बहुत मदद मिलेगी। वो जो एनसीईआरटी के लास्ट में बेटा जो दो, इसी चैप्टर के लास्ट में जो दो आपके डायग्राम्स दे रखे हैं जिसके अंदर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया है, एक दिखाया है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का, दूसरा दिखाया है न्यूक्लियर रिसेप्टर का। अब उसके अंदर जो है आपके बेटा एग्जांपल्स जो उन्होंने लिए हैं उसकी जगह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपने ये समझ लिया ढंग से तो आपको पता लग जाएगा यार कौन से रिसेप्टर से कौन सा हार्मोन बाइंड करता है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से कौन सा हार्मोन बाइंड करेगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर से कौन सा हार्मोन बाइंड करेगा, ये आपको इसी से पता लगेगा, इस नेचर ऑफ हार्मोन की टेबल से ही। क्या आपको इतना समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। इसके बाद मैं लिपिड इनसॉल्युबल की कहानी आपके साथ शुरू करूंगा। समझ में आ गया? चलो आओ देखो। और जिन बच्चों को अभी नहीं पता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या होते हैं, इतना मूड अभी आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अभी यार हम हैं, अभी हम आपको समझाएंगे। पर कोई ड्रॉपर होगा वो तो अच्छे से जानता है, तो मैं उसकी जो है मन की शांति के लिए बता रहा था। जरा देखो अब हम बात करते हैं बेटा लिपिड, इसके बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं बेटा लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में। तो लिपिड में इनसॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स। देखो जरा ध्यान से अब आप देखना इसके अंदर कौन कौन से आपके आते हैं। एक तो बेटा इसमें जो सबसे पहले आते हैं ना बच्चों, वो आपके आते हैं कौन से, जिसको आप डालोगे नंबर थर्ड, जिसको डालोगे आप बच्चों नंबर थर्ड। क्या डालोगे? आप डालोगे नंबर थर्ड, जो कि होते हैं आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। क्या होते हैं आपके? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अब जरा ध्यान से मेरी एक बात सुनना। और वो क्या बात है सर? डेरिवेटिव। सुनो, याद करो। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनना जरा ध्यान से।
एक होता है बच्चा प्रोटीन आपका, ठीक है। होता क्या है, जब कई सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं एक चेन बनाते हैं, इसको आप कहते हो पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। वही बेटा क्या कहलाती है, आपकी आपकी प्रोटीन कहलाती है। बट अब हम सपोज करते हैं कि अमाइनो एसिड अपने आप में सिंगल है, ठीक है। आपको पता है अमाइनो एसिड सिंगल यूनिट है। कोई अमाइनो एसिड खुद ही से जो है क्या बना दे, एक हार्मोन आगे जाके बना दे, तो उसको आप कहते हो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। क्या आपको समझ में आया प्रोटीन हार्मोन और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन में फर्क? बेटा प्रोटीन जो बनता है वो कई सारे जो है बेटा अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनता है। जब एक अमाइनो एसिड की लंबी चेन जुड़ के बनती है ना, तब जाके वो प्रोटीन कहलाती है। हाँ या ना बताओ। और अगर एक सिंगल अमाइनो एसिड खुद से कोई हार्मोन बना देता है, तो बेटा वो कहलाता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। बताओ हाँ या ना, क्या आपको समझ में आ गया? जैसे कि आप एक फूल की माला को देखते हो, तो उसके अंदर जो एक बेटा कई सारे फूलों का जब आप रिपीटेशन करते हो, जैसे कि मैं गुलाब की माला ले लेता हूं, जब आप कई सारे गुलाब के फूलों को बेटा माला में पिरो देते हो, तब जाके एक गुलाब की माला आपकी बनती है, ठीक है। बट अगर आप जो है सेम वे आप इसके साथ समझो, अमाइनो एसिड को लेते हो, कई सारे अमाइनो एसिड को, तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, फिर वो प्रोटीन से बेटा कोई हार्मोन बन सकता है, समझ में आया? तो वो हार्मोन का नेचर कैसा कहलाएगा, प्रोटीनेशियस। बट हम सपोज करते हैं कि एक अकेले सिंगल अमाइनो एसिड नहीं क्या करा, आपके आगे चल के एक हार्मोन बना दिया, तो उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में? एक आते हैं बेटा एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स। कौन से थे आप याद करो, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। बताओ हाँ या ना, याद है आपको? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इसके अलावा आपको याद होगा बच्चा मेलेटोनिन, जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो मेलेटोनिन भी जो है आपका अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो एड्रिनल मेड्यूला के आपके हॉर्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, इनके अंदर जो आपका अमाइनो एसिड जिससे ये बनते हैं, उसका नाम है बच्चा आपका क्या? उसका नाम है आपका बच्चा, एक मिनट, क्या नाम है यार, रुको, टायरोसिन, हाँ टायरोसिन। एक्चुअली यार दो है ना इसके अंदर, क्योंकि जो मैं आपको मेलाटोनिन बता रहा हूँ उसके अंदर आता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो कभी अभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, आपका तो बेटा कंफ्यूज होना बहुत ही ज्यादा लाजमी हो सकता है। बट आपसे पूछेगा नहीं कि किस अमाइनो एसिड से डेरिवेट हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था क्या, कि जो एड्रिनल मेडुला के हॉर्मोन्स हैं एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, वो एक्चुअली में टायरोसिन अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। और जबकि जो मेलेटोनिन है वो एक्चुअली में ट्रिप्टोफान जो अमाइनो एसिड होता है बेटा, अमाइनो एसिड बेटा, ठीक है, ट्रिप्टोफान जो है उससे जो बनता है वो आपका बनता है मेलेटोनिन, राइट। अब आप इसको लिख लोगे यहां पर, तो आप इसको इस तरीके से लिखो। अब क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स। आप लिखोगे बच्चों एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स। अब वो आपको पता है कौन से हैं बेटा, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, राइट। और इसके अलावा आपका आ जाता है क्या, इसके अलावा आपका आ जाता है बेटा मेलेटोनिन, आपका आ जाता है बच्चा मेलेटोनिन। बाकी अगर कोई लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है कि मेलेटोनिन जो है वो ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड से बना हुआ है, और जो आपका एड्रिनल मेडुला के हॉर्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, वो टायरोसिन अमाइनो एसिड के मिलने से बने हुए हैं, ठीक। आप इतना नोट करें। उसके बाद अब बेटा आपको ये तीन ही याद करने थे, बाकी जो बचे कुछ हैं वो सारे के सारे प्रोटीनेशियस हैं। आप कह लो पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड, बात बेटा सेम ही है, वही प्रोटीन की बात कर रहा है वो। चाहे बेटा आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स वही तो बचे, वो आपके प्रोटीन के हैं। पिट्यूटरी के हार्मोन्स वो आपके प्रोटीन नेचर के हैं। पेनक्रियास के जो हार्मोन थे आपके इंसुलिन ग्लूकागॉन, वो दोनों प्रोटीन नेचर के हैं। इसके अलावा आपने बेटा एक टीसीटी पढ़ा था, या कैल्सिटोनिन जिसको कहते हो, थायरोकैल्सिटोनिन, वो इसका है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो प्रोटीनेशियस है। इसके अलावा जो आपने थाइमस ग्लैंड के हार्मोन पढ़े थे थाइमोसिन, वो भी आपके कैसे हैं, प्रोटीनेशियस हैं। बताओ हाँ या ना, वो तो आपको याद करना ही नहीं है। आपको ये बेटा तीन ही याद रखने हैं, कौन से, आयोडीनेटेड जो कि सिंपल है, थायराइड हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स से आपको याद रखना भैया जो गोनेट्स के होते हैं वो स्टीरॉइड होते हैं, और गोनेट्स मतलब आपको याद आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोजन। इसके अलावा आपको याद आना चाहिए बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो होते हैं, मैंने वहां पर भी लिखा था स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं इसके, याद करो स्टीरॉइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, याद आ रहा है नहीं आ रहा? तो बेटा जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, वो भी स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, ठीक। इसके अलावा आ जाते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, जिसके अंदर एड्रिनल मेडुला हार्मोन आ जाता है और मेलिटोनिन आ जाता है। और बाकी जो बचे कुचे हैं वो आपके आ जाते हैं किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, ठीक।
अब आप इसके बाद डालोगे बच्चों नंबर फोर्थ। अब आप डालोगे बच्चों नंबर फोर्थ, और नंबर फोर्थ में आप क्या लिखोगे? नंबर फोर्थ में आप लिखोगे क्या? प्रोटीन। भैया प्रोटीन से बने हुए भी तो हो सकते हैं, प्रोटीन स्लैश पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। बात बेटा सेम ही है ये सारी। जो इनसे बने हुए हार्मोन है वो कौन कौन से हैं? चलो लिख देता हूं मैं आपके लिए। एक तो आप लिखोगे बेटा हाइपोथैलेमस के हार्मोन, जिसको आप कहते थे हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन। इसके अलावा बच्चा पिट्यूटरी के हार्मोन। इसके अलावा आपके किसके हार्मोन हो गए बच्चा? पिट्यूटरी के हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन। फिर आ जाता है बच्चा आपका पेनक्रियास, जिसमें आपके दोनों आ गए इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इसके बाद आ जाता है आपका बेटा कैल्सिटोनिन, जिसको आप टीसीटी भी कहते हो, कैल्सिटोनिन। और इसके बाद आपका आ जाता है बच्चा क्या? थाइमोसिन। थाइमोसिन। यार एक और रह गया आपका, पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसे पीटीएच कहते हो। तो देखो पीटीएच भी आता है यहाँ पर। पीटीएच। बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना? क्या आपको समझ में आ गया? देखो अब आपको याद कैसे रखने हैं, आपको याद रखना भैया जो फैट सॉल्यूबल है या फिर आपके जो बेटा लिपिड सॉल्यूबल है वो आयोडीनेटेड हार्मोन और स्टीरॉइड्स होते हैं, और जो बच्चों आपके लिपिड इनसॉल्यूबल हैं वो आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और प्रोटीन वाले हार्मोन हैं। ठीक। अब जो है इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन नेचर पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन नेचर अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो देखो, अच्छा पॉज करो और बच्चा नोट करो इसे एक बार। आप पॉज करोगे और नोट करोगे। एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाऊं? देखो इस टेबल को अपने मन में बसा लो। कभी मैं आपसे पूछूं भैया कि स्टीरॉइड्स का नेचर क्या है, तो आप पहले मुझे बताओगे ये सर हमारे फैट सॉल्यूबल होते हैं, लिपिड सॉल्यूबल। कौन कौन से आते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन आते हैं और सर गॉनेट्स के आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको ये याद रहना चाहिए। फिर मैं आपसे पूछूं भैया लिपिड इनसॉल्यूबल कौन से हैं या फिर वाटर सॉल्यूबल, तो आप कहोगे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और सर आपके प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स। ठीक, क्या आपको याद रहेगा, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। इसे यार सही तरीके से लिखते हैं, रुको, इसे आप इस तरीके से लिख दो, पीटीएच। भैया पीटीएच भी इसका हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो आओ देखो। अब आप जो है एक नई हेडिंग डालोगे, राइट? आइए चलिए देखिए। अब जो बच्चों आपकी हेडिंग होगी वो कौन सी हेडिंग होगी? वो आपकी हेडिंग होगी मैकेनिज्म ऑफ, वो आपकी हेडिंग होगी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन नेचर। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन नेचर, कि भैया किस हार्मोन का कैसा नेचर है तो उसका मैकेनिज्म कैसा होगा, हाँ या ना? चलो देखो, अब जरा मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं, पहले उनको समझना, बाकी बातें आपको आगे अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब देखो, एक हार्मोन अपना इफेक्ट कैसे शो करता है, क्या याद है आपको? मैंने आपको डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बताया था, टाइप 2। उसके अंदर मैंने आपके क्या कहा था कि भैया जो एक्चुअली में रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के, वो क्या हो चुके हैं, या तो इनसेंसिटिव हो चुके हैं या फिर वो आपके रेजिस्टेंट हो चुके हैं, कि भैया वो तो इंसुलिन को बाइंड ही नहीं करने दे रहे। दैट मीन्स आपको उससे एक बात समझ में आई कि यार जब तक एक हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, समझ रहे हो, तब तक वो जो है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? आपको हमेशा याद रखना है कि एक हार्मोन अपना इफेक्ट तब प्रोड्यूस करता है जब वो अपने एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड करता है, और ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं बच्चों आपके हार्मोन रिसेप्टर। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं आपके हार्मोन रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ है, उसके बेसिस पर बेटा ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर भी कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, यानी कि एक ऐसा रिसेप्टर जो आपके बेटा सेल के जो सरफेस होता है, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो, वहां पर प्रेजेंट है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा या फिर बेटा आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वहां पर आपके प्रेजेंट होगा। क्या आपको समझ में आया, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। तो चलो देखो, मैं लिखता हूं, पहले मैं क्या लिख रहा हूं जरा देखना ध्यान से। मैं लिखता हूं बच्चों कुछ इस तरीके से, जरा देखो। जो आपके बच्चे क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, वो अपना इफेक्ट किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, तो आप लिखोगे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस इफेक्ट
कैसे प्रोड्यूस करते हैं अपना इफेक्ट? बाई बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन। भैया मैं आपको ये बात आगे बताऊंगा और मैं अब तक बता भी चुका हूं। अगर भाई कोई इंसुलिन का रिसेप्टर है तो उससे सिर्फ इंसुलिन ही बाइंड कर सकता है, कोई और हार्मोन जाके बाइंड नहीं कर सकता। यानी कि रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं बच्चों आपके हॉर्मोन्स। समझ में आ गया? बाइंडिंग बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन। इससे आपको ये भी पता लग गया, ये जो यार हार्मोन रिसेप्टर्स है ना, एक्चुअली में प्रोटीन के बने हुए हैं। बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स। और इन्हीं स्पेसिफिक प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? तो आप लिखोगे यहीं पर स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड। इन्हीं को कहते हैं बच्चों आपके हार्मोन रिसेप्टर्स। इन्हीं को कहते हैं आपके हार्मोन रिसेप्टर्स। इन्हीं को कहते हैं आपके हार्मोन रिसेप्टर्स। हार्मोन रिसेप्टर्स। बताओ हाँ या ना, आपको यहां तक समझ में आई या फिर नहीं आई बात? मुझे इतना बता दो, हाँ या फिर ना। क्या आपको समझ में आ गया जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? कि भैया ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, जब तक ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको आप हार्मोन रिसेप्टर कहते हो उससे बाइंड नहीं कर जाते, तब तक ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकते हैं। अब ये रिसेप्टर कितने तरीके के होते हैं ये भी जान लो, चलो आओ। तो आप यहां पर इस तरीके से लिखोगे, देखो किसके बेसिस पर हम बता रहे हैं कि भैया कितने तरीके के? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो आप यहां पर लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। कि भैया किस रिसेप्टर की लोकेशन कहां पर है। अगर वो बेटा सेल मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट है, समझ रहे हो, तो आप उसको कहते हो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्या कहते हो उसे आप? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। उसको आप कहते हो बच्चा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इसे आप कहते हो बच्चा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जिसको आप कहते हो एक और नाम से जानते हो बच्चा, जिसको आप कहते हो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि बेटा सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के नाम से भी आप इसे जानते हो। और जो सेकंड टाइप होता है बेटा वो होता है इंट्रा सेलुलर, यानी कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट है रिसेप्टर। अब अंदर भी बेटा दो जगह पर प्रेजेंट हो सकता है। अंदर भी दो जगह पर प्रेजेंट हो सकता है, या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, या फिर आपके जो है बच्चों कहां पर प्रेजेंट हो, या तो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, या फिर आपके बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर प्रेजेंट हो। उसके बेसिस पर ये दो तरीके के आपके होते हैं। तो देखो क्या नाम, तो उनका क्या नाम होता है? एक तो कहलाता है बच्चा आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर। एक आपका कहलाता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर। दूसरा आपका कहलाता है बेटा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। देखो नाम अपने आप चिक चिक के बता रहे हैं कि भैया कौन सा रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। जरा देखो, अब देखो मैंने क्या कहा भैया, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। अब ये रिसेप्टर्स दो तरीके के होते हैं, किसके बेसिस पर? अपनी लोकेशन के बेसिस पर, कहां आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अगर ये बच्चों आपके सेल मेम्ब्रेन पर देखने को मिलते हैं, ये रिसेप्टर्स अगर बेटा जो टारगेटेड सेल है आपकी उसकी मेम्ब्रेन पर ही देखने को मिल जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। और अगर ये सेल के अंदर प्रेजेंट हैं तो उनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब सेल के अंदर भी बेटा दो जगह हैं, एक तो है साइटोप्लाज्म में कहीं प्रेजेंट हो तो उसको आप कहते हो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ना होके जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो उस पर प्रेजेंट हो सकता है। क्या आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बताओ। अगर वो वहां पर प्रेजेंट होगा तो बेटा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं ना वो मोस्टली कौन से होते हैं? वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। मोस्टली कौन से होते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये वाली बात आप यहाँ पर लिख भी लोगे। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। बेटा एनसीईआरटी ने शब्द यूज करा है मोस्टली, वो बताती है मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। समझ रहे हो? जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं कहां पर? न्यूक्लियस पर। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ, आ गया? आपके दिमाग पर बैठ गया, समझ में आ गया? देखो, तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको पॉज करोगे और नोट करोगे। इसके बाद मैं आपको इनसे रिलेटेड थोड़ी और जानकारी दूंगा और मैं आपको थोड़ा डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। ठीक, तो इसको यहां पर आप पॉज करें और नोट करें। कर लिया? चलो देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप ऐसा करो, आप यहाँ पर डालो बच्चा नंबर 1 डालते हुए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। आप यहाँ पर लिखो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जरा देखना आप ध्यान से, इसी को आप क्या एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहते हो? बिल्कुल हाँ, आप इसी को एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहते हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया जो रिसेप्टर है वो कहां पर प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। अभी आपको पता भी लगेगा ये यहां पर ही क्यों प्रेजेंट है, ऑफ टारगेट सेल। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया इतना? हाँ या ना, मुझे इतना बताएं, क्या आपको समझ में आ गया? जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं उनके रिसेप्टर एक्चुअली में प्रेजेंट है टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पर। अब बताइए यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है? ठीक है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनसे जो हॉर्मोन्स आपके बेटा इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि वो हॉर्मोन्स जो इनसे जाके बाइंड करते हैं, पता है उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर होता है बेटा लिपिड इनसॉल्यूबल। और आप ये अच्छे से जानते हो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में मैंने चिक चिक के बताया था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बेटा लिपिड बाइलेयर है। वो क्या है बच्चा? वो आपकी लिपिड बाइलेयर है, यानी कि लिपिड से मिलकर बनी है। आपने जिसमें सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल भी पढ़ा था, बताओ हाँ या ना? याद आ रहा है बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आपने वहां पर पढ़ा था भैया वो लिपिड जो है किसकी होती है? लिपिड की बनी हुई होती है। अब जो ऐसे प्रोटीन है बेटा जो लिपिड इनसॉल्युबल है, वो तो उसे क्रॉस कर नहीं सकते, वो उसे क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो अपना काम कैसे करेंगे? वो दूसरी सेल से अपना काम कैसे कराएंगे? क्योंकि आपको पता है हार्मोन एक मैसेज लेके आता है, जैसे कि सपोज अब आपको पता है कि जो इनके इंटरेक्टिंग हार्मोन है वो कैसे हैं? लिपिड इनसॉल्युबल। जैसे कि प्रोटीन का हार्मोन समझो, आपको पता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और प्रोटीन वाले जो हार्मोन होते हैं वो ही लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे सपोज करते हैं बेटा इंसुलिन आता है या ग्लूकागोन आता है, वो अपना फंक्शन बेटा कैसे परफॉर्म करेगा? वो तो सेल को क्रॉस ही नहीं कर सकता है, तो भैया उसे सेल क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारी बॉडी ने क्या करा, उसने कहा कि भैया चलो इनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर ही बना देते हैं, वहीं से वहीं बाइंड कर जाएगा। अभी मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम से ही वो सारी की सारी चीजें मैं समझाऊंगा। देखो, तो आप यहाँ पर अब क्या लिखोगे? अब आप यहाँ पर लिखोगे भैया जो इनके इंटरेक्टिंग हॉर्मोन्स होते हैं, जो इसके क्या होते हैं? इंटरेक्टिंग हॉर्मोन्स। तो आप लिखोगे इंटरएक्टिंग हॉर्मोन्स, जो इनसे इंटरेक्ट करते हैं बच्चों। तो जो आपके क्या हैं? इंटरेक्टिंग हॉर्मोन्स हैं। इंटरेक्टिंग हॉर्मोन्स आर लिपिड इनसॉल्युबल, आर लिपिड इनसॉल्युबल बिकॉज दे कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज दे कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन या फिर बच्चा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों सेम ही तो बात है, एक ही तो बात है। क्या आपको समझ में आ गया हाँ या ना? क्यों है ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स? अब एक बार मैं बना के दिखाऊं, तो देखो ये वाली बात आपको याद रखनी है भैया। लिपिड इनसॉल्युबल हो गया, दैट मींस बेटा आपके मेम्ब्रेन बाउंड के कौन कौन से हो गए? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और आपके बेटा प्रोटीनेशियस वाले हार्मोन हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई आपको एग्जांपल दे दे कि यार जो हाइपोथैलेमिक के हार्मोन्स हैं, तो उनका जो रिसेप्टर है वो कहां पर देखने को मिलेगा? क्या वो न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा या फिर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा? आप सीधे याद करोगे यार सर ने हमें कुछ ऐसा बताया था कि ये जो आपका हाइपोथैलेमिक है ये प्रोटीन का होता है, प्रोटीन होते हैं लिपिड इनसॉल्युबल, और जो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं हार्मोन्स उनके लिए जो रिसेप्टर्स बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। क्यों? क्योंकि वो लिपिड की जो सेल मेम्ब्रेन जो बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है वो उसे क्रॉस नहीं कर सकते। बताओ हाँ या ना? वो उसे बच्चों क्या नहीं कर सकते? क्रॉस नहीं कर सकते। अब तो मैं एक बार बना के दिखाऊं, चलो देखो किस तरीके से आपको यहाँ पर हार्मोन देखने को मिलता है, जरा ध्यान से आप देखिएगा। देखो बच्चा, ये देख, इसको लिपिड बाइलेयर समझ तू। ये क्या है? ये है तेरी, क्या कहलाती है ये कहलाती है बच्चा तेरी, देख जरा ध्यान से, ये है तेरी सेल मेम्ब्रेन, जो कि तेरी लिपिड बाइलेयर है, जो कि तेरी कैसी है बेटा? लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड की बनी हुई है। ये तो तू अच्छे से जानता है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? लिपिड्स की। अब देख जरा ध्यान से, होगा क्या यहाँ पर? प्रेजेंट होगा बेटा तेरा रिसेप्टर।
देख, एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से बनाती है रिसेप्टर को, देख देख, दिख रहा है। तो इस तरीके से तुझे जो है क्या देखने को मिलता है बच्चा, रिसेप्टर देखने को मिलता है। देख, तो होगा क्या, ये इससे आके बाइंड कर जाता है। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होती है देखो, ये तो तुम्हें अभी अकल लगानी नहीं है, ये तुम्हें अभी अकल लगानी नहीं है, ठीक। अब सपोज करते हैं, देख ये इस तरीके से जो है तेरा क्या है, ये हार्मोन है। तो ये इस तरीके से आता है और यहां पर आके क्या करता है बच्चा, ये आके इस तरीके से बाइंड कर जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब एक हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है तो वो एक्चुअली में फॉर्म करता है बच्चा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। देखो तो अब मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं, ये क्या है, ये है आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये है बच्चा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और बेटा ये कौन सा हार्मोन है, ये आपका लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है, ये है आपका लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, ये है आपका लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन। बताओ समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना। क्या आपको समझ में आ गई इतनी रामायण, क्या आपको सारी की सारी दिमाग में जो है बच्चों चीजें क्लियर है, क्यों मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, क्या है इनका कंसेप्ट, क्या बेहतरीन तरीके से दिमाग में सेट हो गया है। अगर ये दिमाग में बेहतरीन तरीके से सेट हो गया है तो बच्चों इसके बाद में इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स आपको समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा मैं आपको, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स में आपको समझाऊंगा, राइट। चलो आओ देखो। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको यहाँ पर पॉज करोगे और नोट करोगे। जब तक आप नोट करोगे मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। देखो अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं और यहां पर आप डालोगे बच्चों नंबर 2। और नंबर 2 डालते हुए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में। और आपको पता है भैया इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स जो कि आपके कहां प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जरा देखो अब आपको मैं बताता हूं कि भैया ये जो होते हैं किस तरह के हार्मोन से इंटरेक्ट करेंगे। आपको पता है ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन्स सेल के अंदर पहुंचने के लिए बेटा क्या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये कौन से हार्मोन है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, सर लिपिड सॉल्युबल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के बस की बात है, क्योंकि बेटा उनका नेचर सेम है। आप इस तरीके से समझो, आपका एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो अब जो आपके ग्रुप में अगला बंदा आना चाहेगा वो पढ़ने वाला होना चाहिए। वो शरारती होगा तो वो आपके ग्रुप में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि उसका नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, यानी कि सेम नेचर वाले में ही सेम नेचर वाला आ जा सकता है। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, बेहतरीन तरीके से। तो देखो आप क्या लिखोगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड सेल, रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड सेल। और जो हॉर्मोन्स इनसे इंटरेक्ट करते हैं, और जो हॉर्मोन्स इनसे इंटरेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप लिखोगे बच्चा इंटरेक्टिंग हॉर्मोन्स, आप लिखोगे इंटरेक्टिंग हॉर्मोन्स आर लिपिड सॉल्यूबल, इंटरेक्टिंग हॉर्मोन्स आर लिपिड सॉल्यूबल। तो कैसे होते हैं भैया, वो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, बिकॉज दे कैन क्रॉस, बिकॉज दे कैन क्रॉस, बिकॉज दे कैन क्रॉस, दे कैन क्रॉस। क्या क्या क्रॉस कर सकते हैं बच्चा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए उनको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बताओ हाँ या ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना। देखो तो लिपिड सॉल्युबल ही हैं जो आपके कौन से होते हैं बच्चा, आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स से जाके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, ये मैंने क्या कितने तरह के बताए थे बच्चों आपको, दो तरीके के, एक है आपका न्यूक्लियर वाला, एक है आपका साइटोप्लाज्मिक। एक है बच्चों आपका न्यूक्लियर, एक है बच्चों आपका न्यूक्लियर,
एक हो गया बच्चों आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर, दूसरा है आपका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, दूसरा है आपका बच्चा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। बेटा इन दोनों में से एक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्टली आपको बेटा न्यूक्लियर रिसेप्टर देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर रिसेप्टर मतलब आप यहां पर लिख सकते हो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में देखने को मिलता है बच्चों, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा आपको। शायद मैंने पहले ऐसा बोल दिया था कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे मिलेगा, नहीं बच्चों ये न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा न्यूक्लियर रिसेप्टर। और जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है वो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा आपको, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो भैया वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर, साइटोप्लाज्म में। बताओ हाँ या ना, मैं हटूं एक बार, तो जरा देखो ध्यान से, क्या आपको समझ में आ गया। इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स कैसे रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स जो आपको सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो इनके इंटरेक्टिंग हार्मोन्स होते हैं वो बेटा ऐसे हार्मोन होने चाहिए जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें, तो बेटा वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन ही कर सकता है, ठीक है। ये आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो न्यूक्लियर रिसेप्टर, एक साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। तो जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो बेटा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो है मैं आपको जरा ध्यान से देखना, आओ अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, और वो बात ये है बच्चों, जो आपके बेटा हार्मोन होते हैं वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर से और क्या फॉर्म करते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे बाइंडिंग ऑफ हार्मोन, आप लिखोगे बच्चों बाइंडिंग ऑफ हार्मोन, आप यहां पर लिखोगे बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर। आपको पता है वो अपने किससे बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा टू इट्स रिसेप्टर। अरे यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लैग कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे मानो ये लैग कर रहा हो यार। देखो बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर, ये क्या करती है आगे, आप लिखोगे लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, आगे जाके क्या बनाती है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाती है ये आगे जाके बेटा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो वो बनाती है बच्चों आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है, क्या बनाती है आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो कि एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिखाया भी है और मैं भी आपको क्या करूंगा बच्चों, दिखाऊंगा। उन्हीं दोनों डायग्राम की मदद से मैं आपको और भी चीजें समझाऊंगा, जरा देखना। अब आप एक नोट और डालोगे, और वो नोट पता क्या है, वो नोट मैंने आपको पहले भी बता रखा है। वो नोट ये था, मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि जो आपके क्या होते हैं, जरा देखो ध्यान से, जो आपका बेटा हार्मोन होता है वो रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, यानी कि वो किसी से भी बाइंड नहीं कर सकता, अपने ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो आप इसको इस तरीके से लिखो, ईच रिसेप्टर, आप लिखोगे ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक, इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन। भैया एक रिसेप्टर से एक ही हार्मोन आके बाइंड कर सकता है, वन हार्मोन ओनली, एंड हेंस, इसलिए हम कहते हैं भैया रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। इसलिए हम कहते हैं बच्चों जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके बच्चों स्पेसिफिक होते हैं। बताओ हाँ या ना, क्या आपको समझ में आ गया, बताएं क्या आपको समझ में आ गया। मैं हटूं एक बार, और जो भी बच्चा आप चाहता है इसको नोट करना, वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर जो है लेक्चर को पॉज करेगा और नोट कर लेगा, राइट। चलो आओ देखो, पॉज करो और बच्चों नोट करो, कर लिया। अब मैं तुम्हें जो है वर्किंग दिखाता हूं भैया, कि किस तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वर्किंग करते हैं और किस तरीके से आपके, अब जरा देखो यहां पर मैंने लिखा है बेटा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा ये एफएसएच है, क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो जरा ध्यान से, ये आपको दिख रहा है, ये है बेटा ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। ये क्या कर रहा है, ये इसको बच्चा क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है
ये इससे जाके क्या करता है, ये आपका इससे जाके करता है बाइंड। तो ये आपका क्या बना है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये आपका बन गया। अब जैसे ही ये बन जाता है बच्चों, होता क्या है, यहाँ एक रेस्पॉन्स क्रिएटेड होता है, देख रहे हो, एक रेस्पॉन्स क्रिएटेड होता है। और उस रेस्पॉन्स से किसका जनरेशन होता है बेटा, सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन होता है। आपके सेकेंडरी मैसेंजर का क्या होता है, जनरेशन होता है। किसका जनरेशन हो रहा है, आपके सेकेंडरी मैसेंजर का। जरा देखो, आपके बेटा सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन हो रहा है, जो कि आपका क्या कहलाता है, या तो आपका हो सकता है बेटा साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम। अब ये साइक्लिक एएमपी का मतलब क्या है, तो देखो ये आपका बेटा साइक्लिक एएमपी का मतलब है एडिनोसिन साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको आप कहते हो बच्चा साइक्लिक एएमपी। ये जो है बच्चा जनरेट होता है जब ये इससे बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है बेटा, याद करो, जब भी एक लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन बेटा अपने मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो एक रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। और रेस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर का क्या होता है बेटा, जनरेशन होता है। किसका जनरेशन होता है बच्चों, आपके सेकेंडरी मैसेंजर का आपका क्या है, जनरेशन होता है। आपके सेकेंडरी मैसेंजर का क्या होगा बच्चा, जनरेशन होगा। और सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन हो सकते हैं, या तो हो सकता है बच्चा आपका साइक्लिक एएमपी, या फिर हो सकता है आपका कैल्शियम, देखो, या फिर हो सकता है आपका कैल्शियम। और इसके अलावा भी आपको देखने को मिल सकता है बच्चा IP3, जिसको आप कहते हो इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप कहते हो बच्चों IP3, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप कहते हो बच्चों क्या, IP3। तो आपको समझ में आ रहा है सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब अगर ये सेकेंडरी मैसेंजर है तो क्या ये जो हार्मोन आया है मैं इसको प्राइमरी मैसेंजर कह सकता हूं, बताओ हाँ या ना। तो बेटा ये जो हार्मोन आया है आप इसको क्या कह सकते हो, प्राइमरी मैसेंजर कह सकते हो। प्राइमरी मैसेंजर क्यों, क्योंकि ये जनरेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर। अब इसके बाद होता क्या है बेटा, कुछ बायोकेमिकल आपके रेस्पॉन्सेज होते हैं। क्या होते हैं, कुछ आपके बायोकेमिकल क्या होते हैं बच्चा, रेस्पॉन्सेज होते हैं। बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज से आप ये समझो, जब आपका बेटा सेकंड मैसेंजर जनरेट होता है तो वो कई सारी रिएक्शंस कराता है। याद है आपको क्लॉटिंग, जब मैंने आपको रिएक्शंस कराई थी तो मैंने एक वहां शब्द यूज करा था, कैस्केड रिएक्शंस, याद आ रहा है। तो यहां पर भी एक कैस्केड मैकेनिज्म फॉर्म होता है, यानी कि एक ऐसी रिएक्शंस जैसे कि बेटा ए से बी बनना, बी से फिर सी बनना, सी से डी बनना, डी से ई बनना, इस तरीके की काफी सारी रिएक्शंस होती हैं। और उन रिएक्शंस के होने के बाद आपको बेटा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जैसे कि FSH का काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओवेरी की क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। फीमेल्स के केस में जो फॉलिकल्स होते हैं बेटा उनका क्या कराता है, ग्रोथ कराता है, उनकी डेवलपमेंट कराता है। बताओ क्या आपको समझ में आया भैया कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे के सारे इस तरीके से बेटा एक्ट करते हैं। कैसे कि जो उनका हार्मोन होता है वो प्राइमरी मैसेंजर होता है, वो अपने मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से क्या करता है बच्चा, बाइंड करता है। उससे क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है, जो कि आपका साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है, आपका कैल्शियम हो सकता है, या फिर आपका IP3 यानी कि इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट भी आपका हो सकता है। उसके बाद कई सारी रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शंस का बेटा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। यानी कि जो हार्मोन का मकसद था, जिस काम के लिए उस हार्मोन आया था, जो मैसेज लेके आया था, वो आपको देखने को मिलता है। अब देखो यहां पर इसने FSH का एग्जांपल लिया है। आप चाहो तो जो वाटर सॉल्युबल या फिर लिपिड इनसॉल्युबल है उनमें से आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, उन सब की वर्किंग सेम होगी। वो पहले आके बाइंड करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, फिर सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन होगा, फिर उसके बाद बेटा बायोकेमिकल रेस्पॉन्स होंगे, फिर उसके बाद बेटा फिजियोलॉजिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब जरा हम देखते हैं बेटा ऐसे हॉर्मोन्स का जो लिपिड सॉल्युबल हैं, जो कि बेटा क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है। यानी कि बेटा न्यूक्लियर रिसेप्टर की अब हम कहानी देखने वाले हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिया है बेटा किसको, इन्होंने लिया है यहाँ पर बेटा हार्मोन, जैसे कि ईस्ट्रोजन को। किसको लिया, ईस्ट्रोजन। अब आपको पता है ईस्ट्रोजन क्या कर सकता है, ईस्ट्रोजन आपका क्या कर सकता है, क्रॉस कर जाता है किसको, आपका बच्चों, क्रॉस कर जाता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रॉस कर जाता है आपका किसका बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, और आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। देख रहे हो किस तरीके से क्रॉस कर गया। देखो पहले तो इसने यहां से क्रॉस करा, फिर इसके बाद इसने यहां से क्रॉस करा, उसके बाद बेटा आपको दिख रहा है जो ग्रीन कलर का है ये हार्मोन है,
ये अपने रिसेप्टर के साथ, जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर है, उसके साथ इसने क्या करा है बेटा, आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिस कॉम्प्लेक्स को कहते हो आप हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जिस कॉम्प्लेक्स को कहते हो बच्चों आप हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बाद में क्या करता है बच्चा, ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये आपका ये जो दिख रहा है एरो, ये बता रहा है कि ये बाइंड कर जाएगा आगे जाके किससे, तो आप लिखेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाता है बेटा डीएनए के साथ। आप लिखोगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड विद डीएनए। तो बेटा जो आपको जीनोम दिख रहा है इसके साथ क्या कर जाता है, ये बाइंड कर जाता है, और बाइंड करके क्या होता है बेटा, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है आपका प्रोटीन बनता है। आपको अच्छे से पता है डीएनए से जो एमआरए बनने की प्रोसेस होती है, क्या उसको मैं ट्रांसक्रिप्शन कहता हूं, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है क्या मैं उसको ट्रांसलेशन कहता हूं। और जैसे ही ये ट्रांसलेशन होता है फिर ये प्रोटीन अपना असर दिखाता है और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करता है। जैसे कि ईस्ट्रोजन के केस में बेटा आपको क्या देखने को मिलती है, टिश्यू की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, यानी कि जो यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है बेटा इसकी क्या देखने को मिलती है, आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी कि यूटेराइन जो आपकी वॉल होती है ना बच्चे, जैसे कि एंडोमेट्रियम, जो कि आपको आगे पता लगेगा ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया कि ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि बेटा इनके पास एक खासियत ये है कि ये लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद लिपिड सॉल्यूबल है, तो ये करते हैं क्रॉस, और क्रॉस करके क्या करते हैं, या तो बेटा साइटोप्लाज्म में इनका मौजूद हो सकता है रिसेप्टर, वहां बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, या फिर ये बाइंड करते हैं आपके किसके साथ, न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ। फिर आपका फॉर्म होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो कि आगे जाके आपका बाइंड कर जाता है डीएनए के साथ। डीएनए बेटा फिर आपका एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन, और उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब बताओ क्या किसी को यहां तक कोई समस्या है, हाँ या ना। आप इसको बेटा एज इट इज अपनी कॉपी में बनाओगे इस डायग्राम को, तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करो और इसको एज इट इज बनाओ। आपको अब समझ में आ चुका किस तरीके से ये होता है। बहुत बेहतरीन डायग्राम दे रखा है, देखो एनसीईआरटी ने बहुत जबरदस्त डायग्राम दे रखे हैं आपके। ठीक है, आपको इससे पता लग चुका है कि अब भैया कैसे वर्किंग होती है। अब आपको कोई भी कैसा भी हार्मोन दे, आपको तुरंत जो है जवाब दे देना है। आपने पॉज कर लिया, हो गया नोटेड। अब मैं अगली स्लाइड आपके लिए लगा देता हूं, देखो कर लिया, नोट हो गया। पॉज करो और बच्चों नोट करो, इसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। चलो देखो अब हम पढ़ते हैं बच्चों आपकी एनसीईआरटी। देखो हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अरे यार ये क्या हो गया, तो जरा देखो, नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हॉर्मोन्स। अब आप जानते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है और उनके हॉर्मोन्स क्या है। ठीक है, हाउएवर as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine gland। हालांकि आप ये जानते हैं, आपको पहले बताया गया है कि भैया जो हॉर्मोन्स होते हैं वो आपके कुछ ऐसे टिश्यूज से भी सीक्रेट करे जाते हैं जो कि आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। फॉर एग्जांपल द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सीक्रेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। जैसा कि आप जानते हैं जो आपकी हार्ट की एट्रियल वॉल होती है बच्चों, वो आपकी सीक्रेट करती है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन को, जो कि है आपका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, विच डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, जो कि आपका डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड एएनएफ इज सीक्रेटेड which causes dilation of blood vessels. This reduces the blood pressure। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तब एएनएफ सीक्रेट होता है, और वो क्या करता है, वो बेटा डायलेशन करता है ब्लड वेसल्स की, यानी कि वैसो डायलेशन करता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक, अब देखो आगे, द juxtaglomerular cells of kidney produce a peptide hormone called erythropoietin which stimulates erythropoiesis formation of RBC। तो बच्चों जो किडनी की जेजी सेल्स होती हैं, juxtaglomerular सेल्स, वो एक हार्मोन बनाती हैं। वो हार्मोन होता है पेप्टाइड नेचर का, जिसका नाम है आपका एरिथ्रोपोइटिन, जो कि आपका कराता है एरिथ्रोपोएसिस। देखो आगे, एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द gastrointestinal tract secrete four major peptide hormones, namely gastrin, secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide। तो भैया जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं
जो कि प्रेजेंट होती हैं बेटा आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, किसके, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। वो सीक्रेट करती हैं 4 मेजर हार्मोन्स को, जो कि हैं आपके बच्चों गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन और आपका कोलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियाटोजाइमिन। बेटा पूरा नाम उसका यही है, एनसीईआरटी सिर्फ सीसीके बताती है बट आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। फिर आता है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। अब जरा देखो फंक्शनिंग। गैस्ट्रिन एक्ट on the gastric gland and stimulate the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen। तो भैया गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करता है और सीक्रेशन कराता है किसका बच्चा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन का। सीक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियास, सीक्रेटिन एक्ट करता है एक्सोक्राइन पेनक्रियास पर एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। और बेटा किसका सीक्रेशन कराता है, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन का। सीसीके एक्ट ऑन बोथ पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, सीसीके दोनों पे एक्ट करता है, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर, और स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन किसका बेटा, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का और गॉल ब्लैडर से बेटा बाइल जूस का सीक्रेशन कराता है रेस्पेक्टिवली। जीआईपी इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी, और जो आपका जीआईपी होता है वो आपका बेटा गैस्ट्रिक सीक्रेशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स। कुछ और बेटा नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं जो कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनको आप कहते हो ग्रोथ फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड देयर रिपेयरिंग स्लैश रीजनरेशन। और ये जो फैक्टर्स होते हैं बेटा रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके टिश्यूज की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और उनके रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए। बताओ क्या मैंने जितना भी आपको आपके नोट्स में लिखाया है क्या वही वो सारा का सारा कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बल्कि बेटा हमारे जो नोट्स है ना वो एनसीईआरटी से इतना आगे हैं। अगर आप इन नोट्स को अच्छे से कर लोगे और एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग कर लोगे ना, कोई भी 360 आउट ऑफ 360 आपके रोक नहीं सकता है, याद रखना। अब इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो देखो हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यूज ओनली। तो जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो बेटा अपना इफेक्ट तब शो कर पाते हैं जब वो बाइंड करते हैं अपने स्पेसिफिक प्रोटीन से, जिनको आप कहते हो हार्मोन रिसेप्टर, जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं बेटा टारगेटेड टिश्यूज में ही। हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। जो हार्मोन रिसेप्टर्स बेटा आपके प्रेजेंट होते हैं कहां पर, आपकी टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पर, उनको आप कहते हो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। एंड द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। और जो रिसेप्टर्स आपके बेटा टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट हैं उनको आप कहते हो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जो कि कौन से होते हैं, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि बेटा मोस्टली होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। अब देखो एनसीईआरटी इनडायरेक्टली बता गई किसके बारे में, आपके साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के बारे में। वो बता तो रहा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं, पर ये दो तरीके के होते हैं, जिसमें से जो मोस्टली होता है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। तो बेटा मोस्टली ये है, इसका मतलब कोई दूसरा भी एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है आपका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब बेटा ये हार्मोन अपना बाइंड कर जाता है रिसेप्टर के साथ तो आपका क्या फॉर्म करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। तो जो आपका बेटा प्रत्येक रिसेप्टर होता है वो एक ही हार्मोन के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। वो अपने एक ही हार्मोन से बाइंड कर सकता है, इसके अलावा किसी और हार्मोन से बाइंड नहीं कर सकता, इसलिए हम कहते हैं रिसेप्टर्स आपके स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का बेटा फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यूज में, यानी कि कई सारी रिएक्शंस होती हैं। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। और इस तरीके से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रेगुलेट करे जाते हैं हार्मोन्स के द्वारा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। तो बेटा हार्मोन के बेसिस, केमिकल नेचर के बेसिस पर हार्मोन के आप हार्मोन्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन यानी कि पेनक्रियास के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन, हाइपोथैलेमिक के हार्मोन। अब देखो इसने एक्सेट्रा लगा दिया ना, तो इसने ये बताया भैया टीसीटी आएगा, पीटीएच आएगा, ये सब बताता ही नहीं है, तो इसको एक्सेट्रा नहीं लगाना था भाई एनसीईआरटी को। दूसरे आते हैं बेटा स्टीरॉइड्स, जो कि आपके कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन,
ईस्ट्राडायोल प्रोजेस्टेरोन है। देखो मैंने बहुत सॉर्टेड वे में लिखाया है, सारा कुछ कवर कर दिया है। आयोडोथायरोनिन्स का मतलब बेटा थायराइड हार्मोन्स की बात हो रही है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में से सिर्फ एपिनेफ्रिन लिख के छोड़ दिया, ठीक है। बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया, मेलेटोनिन आता है इसके अंदर। इसके अलावा एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, वो आते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये टायरोसिन से बना हुआ होता है बेटा, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, समझ रहे हो। और ट्रिप्टोफान से कौन बनता है, मेलेटोनिन। आओ देखो आगे, hormones which interact with membrane bound receptors normally do not enter the target cell but generate secondary messenger। जो हॉर्मोन्स बेटा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ आपके इंटरैक्ट करते हैं वो आपके किसके अंदर एंटर नहीं करते, टारगेट सेल के अंदर। क्यों नहीं करते, क्योंकि बेटा वाटर सॉल्यूबल हैं वो आपके वाटर सॉल्यूबल हैं और लिपिड इनसॉल्यूबल हैं, वो क्रॉस कर ही नहीं सकते, इसलिए वो जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कि साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, आईपी3, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और आपका कैल्शियम, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो कि आगे जाके क्या करता है बेटा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म करता है। यानी कि जो आपको जिस काम के लिए वो हार्मोन आया था उस काम को करवाता है। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स, जो हार्मोन्स बेटा इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स के साथ क्या करते हैं, आपके इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड आयोडोथायरोनिन्स मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। तो याद करो मैंने उस डायग्राम में आपको दिखाया था, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किससे बाइंड कर रहा था, जीनोम से, आपके डीएनए से। उसके बाद वो क्या कराता है, जीन एक्सप्रेशन, यानी कि बेटा डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये क्या कहलाता है, जीन एक्सप्रेशन, ठीक। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। और ये जो एक साथ इकट्ठे, क्यूमुलेटिव मतलब होता है सर बेटा एक साथ इकट्ठे जो ये बायोकेमिकल एक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे आपके रिजल्ट करते हैं किसके अंदर, फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट इफेक्ट की फॉर्म में। बताओ क्या आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई, हाँ या ना। क्या आपके भेजे में एक एक चीज सेट होगी बच्चों। तो चलो ये लेक्चर मुझे यहीं तक पढ़ाना था। अब जो है बच्चों आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी यहीं पर एंड होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं सोच रहा हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आपको पढ़ाया जाए। बाकी आपको पता लग जाएगा मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मैं इसी को पढ़ाऊं। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।